Hello everyone, welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्य, वैसे तो हम प्रबंध के 5 प्रमुख कार्यों का अध्ययन करते हैं, परंतु जैसे प्रबंध की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है, वैसे ही इनके कार्यों के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल प्रबंध के 5 कार्यों को बताया, जिनमें पूर्वानुमान एवं आयोजन बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। उसके बाद लूथर गुलिक, जो कि हेनरी फ्योल से प्रभावित थे, उन्होंने एक कोड रूप में बताया। PODSCRB, P for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, C for controlling, R for reporting, B for budgeting। आपसे आग्रह है कि ये जो इंग्लिश नाम है उसको इंग्लिश में ही लिखें। पुनः कुंटा डोनल ने प्रबंध के 5 कार्य को बताया: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। हम आगे जो पढ़ेंगे वो इन्हीं के कार्यों को पढ़ेंगे, जो कि 5 कार्य प्रमुख हैं। पहला स्टार्ट करते हैं, नियोजन। नियोजन के अंतर्गत पहले से ही यह तय करना है कि क्या करना है, कैसे करना है तथा किनके द्वारा काम किया जाना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यों के लिए रूपरेखा, कार्यक्रम तैयार करना, उद्देश्य पहले से निश्चित करना एवं कुशलतापूर्वक उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य को करते रहना। नियोजन आने वाली समस्याओं को खत्म तो नहीं करती, उनका पूर्वानुमान कर उनके लिए वैकल्पिक योजना बनाती है। नियोजन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारा उद्देश्य है कि 1000 कैंडल का उत्पादन कर उसको बेचना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निर्धारित करेंगे उद्देश्य कि 1000 कैंडल बनाना है, उसको बेच के हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो कैंडल बनाना कैसे है, उसके लिए हम उससे जुड़ी सामग्रियों का लिस्ट बनाएंगे, उस किससे से हमको उस कार्य को करना है। पहले तो क्या करना है वो निश्चित कर लिए कि कैंडल बनाना है, कैसे करना है, किस प्रोसेस से कैंडल बनाना है वो करेंगे। उसके बाद किन के द्वारा, कुशल कारीगरों के द्वारा काम करवाना है या घरेलू स्तर पर लोगों से काम करवाना है, जिससे कि घरेलू उद्योग में भी बढ़ावा हो। एक तो नियोजन क्या होता है, जो हम भविष्य में जैसे आंकते हैं कि ये समस्या आने वाली है, जैसे आप भी करते हो कि भविष्य में अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए उसके लिए क्या करते हो, कुछ पैसे रिजर्व करके रखते हो। उसी तरह नियोजन क्या करती है, भविष्य में आने वाली समस्याओं को तो खत्म नहीं करती है, लेकिन उनके लिए पहले से नियोजन करके रखती है। संगठन, जब योजना का निर्माण तथा कंपनी का उद्देश्य क्या करें, जब योजना का निर्माण हो जाए और कंपनी का उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है, तब योजना को जमीन पर उतारने के लिए संगठन की जरूरत होती है। हम जो योजना का निर्माण करते हैं कि हमने तो कर लिया कि हमें 1000 कैंडल बनाना है, ये सब सामग्री का लिस्ट बना लिया कि इतना सामग्री लगेगा, इतने कुशल मजदूर लगेंगे, लेकिन उनको कार्य रूप देने के लिए हमें संगठन की जरूरत होती है। संगठन जो होता है विभिन्न लोगों का समूह होता है, जिसके जो कार्य और दायित्व जो होते हैं अलग अलग होते हैं। संगठन के अंतर्गत कार्य को पूरा करने के लिए कार्य की पहचान कर उसका छोटे छोटे भागों में विभाजन, कार्यों को उन कर्मचारियों को सौंपते हैं जो उस कार्य के योग्य हो। विभागीकरण एवं सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में संस्था के बीच संबंध स्थापित करना होता है। अब मान लीजिए जो टॉप लेवल तक हमें सूचना पहुंचानी है, अगर संगठन नहीं होगा, उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होंगे, तो क्या होगा, परेशानी होगा। चलिए अगला है नियुक्तिकरण। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर संगठन में हम सारा उत्पादन के साधन रखते और उसमें मानव नहीं रखते तो क्या होगा,
मनुष्य कर्मचारी की नियुक्ति ना हो तो वो सारे साधन जो हैं जो रखे हुए हैं हमारे गोदाम में, वो क्या होंगे, साधन ही रहेंगे, वो कभी फिनिश्ड गुड उत्पाद नहीं बन पाएंगे। चलिए, नियुक्तिकरण से हमारा आशय सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना होता है। संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले व्यक्तियों को सही समय पर एवं सही स्थान पर उपलब्ध कराने में संगठन की सहायता करती है। इनमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्तिकरण, प्रशिक्षण तथा विकास एवं कार्य का मूल्यांकन शामिल होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कर्मचारी संगठन में कितनी आवश्यकता है उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं कि हमें इतनी संस्था में इतनी कर्मचारियों की ज़रूरत है। उसके बाद क्या करते हैं, कर्मचारियों के भर्ती करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारियों के लिए हम एप्लीकेशन डालने का सुझाव देते हैं, प्रार्थना पत्र डालने के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र हमारे संगठन में डालें। अब हम उनमें से क्या करते हैं, अपने संगठन के योग्य कुशल कर्मचारियों का चयन करते हैं, जिसके बाद उन चयनित कर्मचारियों को उनके काम पर हम लगाते हैं। अगर उन कर्मचारियों के को कार्य करने में कोई दिक्कत हो रही हो या उनके कार्य में कुछ त्रुटि हो या वो नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण एवं विकास की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद हम उनको कंपनसेशन देते हैं। उसका आधार क्या होता है, हम उनके परफॉर्मेंस का अप्रीजल करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद एक होता है रिटायरमेंट और एक होता है छटनी। उसके बाद रिटायरमेंट होता है और छटनी कई कारणों पे होता है, जिसका कि हम नियुक्तिकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। निर्देशन, अब हमने नियोजन, संगठन तथा नियुक्तिकरण कर लिया। अब हमारे संस्था में लोग आ गए हैं। निर्देशन उन कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, उनके कार्य को प्रभावित करता है, अभिप्रेरित करता है, जिससे उन्हें जिस कार्य के लिए संगठन में लाया गया है उसकी पूर्ति की जा सके। निर्देशन के अंतर्गत जो हम कर्मचारी को लाते हैं अपने संगठन में, मान लेते हैं हम उस कर्मचारी को नियुक्ति कर दिए, उसको कार्य पर लगा दिए। अब उसको क्या करना होगा, हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए उसको अभिप्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। उसको समय समय पर उनके कार्य, जो गलत कार्य होंगे उनको प्रभावित कर सही रूप प्रदान करना होगा, जिससे कि वो हमारी उद्देश्य की पूर्ति कर सके। यहाँ अभिप्रेरित करने का अर्थ एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि वो कार्य के लिए प्रेरित हो, तथा प्रभावित करने का अर्थ कर्मचारी पर इस तरह प्रभाव बनाए कि वो अपने नेता का यह अर्थ यहाँ मैनेजर, जिसके अंतर्गत वो काम करते हो। जैसे संस्था में एक मैनेजर होते हैं, उनके अंतर्गत कितने कर्मचारी होते हैं, तो वो क्या होगा, वो लीडरशिप करता है एक मैनेजर। चलिए, अब अगला है नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत संस्था के कर्मचारी को दिए गए कार्य तथा उनके परिणाम की देखरेख करता है, वास्तविक परिणाम को लक्ष्य के समीप लाने का प्रयत्न करता है। यह देखता है कि संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्था में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका कुशलतापूर्वक उपयोग होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो कितना प्रतिशत उपयोग हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्या कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। देखिए, नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए हम आपको काम सौंपे, या आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप साल भर पढ़ाई किए, तो क्या हुआ, आपके जो पढ़ाई हुई वो आप एक कार्य किए, उसका मूल्यांकन कौन करता है कि आप कैसा पढ़ाई किए, उसका मूल्यांकन आपका एग्जाम करता है। उसी तरह संस्था में जो काम दिया जाता है कर्मचारी को, उसका नियंत्रण कि वो काम जो है उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है या नहीं, इसके लिए उसका नियंत्रण करता है। और संसाधनों का देखता है कि कुशलतम उपयोग
अच्छा से अच्छा उपयोग संगठन में किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो उसकी कमी को खंगालता है, ढूंढता है और उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके। थैंक यू।